पहले आप बाद में देखिएगा तो। अब बात देखिएगा, इसको देख लीजिए पहले। भाषण कौशल करवा देंगे, इसके बाद क्वेश्चन वाला भी करवा देंगे। ये हो गया था ना, यहां तक तो हो गया था कल। ये भाषण कौशल है, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, इसीलिए यही चैप्टर भर महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन ही करवाएंगे हम आप लोग का। क्वेश्चन तो डेली बताते हैं जी, कल भी क्वेश्चन बताए थे ना। करवा देंगे, काहे परेशान हो रही है, इसको पहले पढ़ लो, जाने से पहले करवा देंगे, अच्छी क्लास चलेगी। बोलता है इदम कौशलम छात्राणाम द्वितीय लक्षिता अधिगम विशेष। ठीक है, इदम कौशल, इदम मतलब यह कौशल, यह कौशल का मतलब क्या हुआ, भाषण कौशल जो है ये कौन सा कौशल है बच्चे का, द्वितीय कौशल होता है। बोलता है वाग, वाग मतलब, ये बाग मतलब क्या, बगीचा। वाग मतलब आवाज या वाणी, वाग मतलब वाणी। ठीक है, वाणी रूपम भावम प्रकट में भाषण, वाणी जब भाव के रूप में प्रकट होती है तो क्या कहलाती है, भाषण कहलाती है। यतो ही, इसीलिए, यतो ही का हिंदी क्या होगा, इसीलिए। इसी सब वर्ड का अर्थ नहीं पता है तो आप लोग का हिंदी नहीं हो पाता है। यतो ही श्रवण कौशल मंत्रस्य कौशलस्य प्रधानमस्ति, इसीलिए श्रवण कौशल के बाद यह दूसरा प्रधान कौशल है। आगे समझ में। उसके बाद बोला भाषण कौशलस्य उद्देशानी, भाषण कौशल ये इदम कौशलम, यह कौशल छात्राणाम छात्रों के लिए, द्वितीय दूसरा, लक्षिता अधिगम मतलब लक्ष्य जो है, लक्षिता अधिगम का होता है लक्ष्य धन से बना है, लक्ष्य धन अधिगम। तो जब बच्चे स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं तो क्यों आते हैं, सीखने के लिए ना। तो पहला उसका जो कौशल होता है वो होता है श्रवण, ये हो गया श्रवण। और दूसरा क्या होता है, भाषण यानी बोलना। तो ये दूसरा कौशल हुआ, यही बोल रहा है कि दूसरा लक्ष्य अधिगम विशेष कौशल है। ये स्पष्ट है। अब आइए, बोलता है भाषणम कौशलो उद्देश्य, यानी भाषण कौशल के उद्देश्य। बोलता है अचाम हलाश्च अस्पष्टतया भाषणम। अब देखिए यहां मिला अच, यहां मिला हल। अब ये क्या होता है, हाँ तो अचाम मतलब अचार, तो माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14। उन 14 सूत्र में हिंदी के सभी वर्ण आते हैं और माहेश्वर सूत्र से ही हमारी वर्णमालाएं निकली है। तो माहेश्वर सूत्र में अगर देखें तो आ ई उ न ल र क्री ए च अच, ठीक है, यानी कि अच जो है ये क्या है और ये हल क्या है। तो अच कहा जाता है स्वर को, ठीक है, और हल कहा जाता है व्यंजन को। आ समझ में। यानी अचाम हलाश्च, यानी स्वर और व्यंजन का स्पष्ट भाषण स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। अब स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, 13, और व्यंजन कितने होते हैं, हाँ तो हिंदी में स्वर 11 और व्यंजन 33। संस्कृत में 13 स्वर और व्यंजन 39। भगवान आप लोग का भला करेंगे, तो वही तो बोल रहे हैं, भगवान आप लोग का भला करें। अचाम हलाश स्पष्ट भाषणम, अच और हल अर्थात स्वर और व्यंजन का स्पष्ट भाषण होना चाहिए। अल्प प्राण महाप्राण यो भेद प्रदर्श भाषणम, बोलते समय अल्प प्राण और महाप्राण, जिसके बोलने में कम समय लगता है वो अल्प प्राण कहलाता है और जिसके बोलने में अधिक समय लगता है वो महाप्राण कहलाता है। पता है ना ये सब चीज।
का जब बोलते समय क्या करना चाहिए? भेद प्रदर्श भाषणम, उसको बोलते समय उसके भेद का प्रदर्शन होना चाहिए। स्वर जो भी हैं, स्वर 11 जो हैं वो किस में आएंगे? अल्प प्राण या महाप्राण में? बोलिए, स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन को देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा जो होता है वो अल्प प्राण होता है और 1, 3, 5 महाप्राण होते हैं। पहले ही सब चीज बताए थे हम आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? व ब न तालव्य मूर्धन्य द्वंत, ठीक है। इत्यादि नुसारेण इत्यादि नुचारेण तारतम्यम तथा जानाति तथा भाषणम, यानी कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों दो है ना, वो अलग होता है और वो अलग होता है। अब देखिए दोनों नौ में अंतर है, एक टवर्गी ना है और एक तवर्गी ना है। उसके बाद तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स का जो उच्चारण होता है और इसका जो तारतम्य होता है, इसको जानकर बोलना ही क्या कहलाएगा? भाषण कौशल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं बकरी, तो बकरी ये सही है कि इसका पेट का ऑपरेशन करना होगा? अब ये सही हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए लिख लिया बारिश, अब ये सही लिखाया ना। अब इसका आप लोग अगर पेट फाड़ दें तो ये सही होगा, और ताला विश्व के स्थान पर ये सो लगा दें तो गलत हो जाएगा ना। तो इन सब चीजों को जानना, ठीक है, इन सब चीजों को जानकर बोलना ही क्या कहलाता है? भाषण कौशल कहलाता है। समवेगेन भाषणम स्यात्, बोलते समय समवेग होना चाहिए। समवेग का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मुंह कान लाल करके बोलना है, वैसा नहीं। एक तारतम्य के साथ बोलना चाहिए कि सामने वाले को समझ भी आए। अब हम आके बोल रहे हैं, इतना स्पीड बोलें कि आप लोग को पता ना चले, तो वो भाषण कौशल कहलाएगा क्या? नहीं ना। सही समवेगेन, सही रूप से बोलना जो होता है वो क्या कहलाता है? भाषण कौशल बोलता है। गद्य पद्यो गत्यानुगुण भाषणम, गद्य और पद्य, गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविता, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है या एक ही है? अलग होता है ना। जिस रूप से आप कहानी को पढ़ रहे हैं उस रूप से कविता को पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते हैं। वही बोला गद्य पद्यो गत्यानुगुण भाषणम, गद्य और पद्य की गति के अनुसार भाषण करना चाहिए, अर्थात बोलना चाहिए। रसानुगुण भाषणे आरोह अवरोह कर्म संपादनम, रसानुगुण, रसानुगुण का मतलब होता है कि जहां पे जिस रस की प्रधानता होती है। रस कितने होते हैं? नहीं पता? जिलेबी का रस, तो रस जो होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है, याद रखिए। और सबका स्थायी भाव होता है। छंद कितने होते हैं? छंद ऐसे 2 ही होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद के 64 भेद होते हैं और वर्णिक छंद के 52 भेद होते हैं। और बतावे, अब पूछोगे अलंकार कितने हैं, तो वर्तमान में अलंकार 3500 हैं। तो मुख्य जितना था अलंकार पढ़ा है ना, तो लेकिन रस जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। नाम बता देंगे लास्ट में। सबसे पहला कौन सा होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। उसके बाद वीर रस, वीर रस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो रस के अनुसार अब जहां पे पंक्ति आ गई श्रृंगार रस की, वहां पर बोलने का तरीका अलग होगा। जहां वीर रस की आ गई वहां पर कहने का तरीका अलग होगा। तो वही बोला रस के अनुसार आरोह अवरोह। आरोह अवरोह का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव के क्रम के अनुसार क्या होना चाहिए? संपादन होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? भाषण कहलाएगा। चलिए 7वां नंबर देखिए इसका। बोला पर्याप्त कंठ स्वरेण भाषणम संपादनम। पर्याप्त कंठ, आवाज इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले को सुनाई दे। अपने मन में ही बोल देना वो पर्याप्त कंठ नहीं होगा, ठीक है। पर्याप्त कंठ स्वरेण, स्वरेण का मतलब आवाज। पर्याप्त कंठ के साथ बोलना है ताकि सामने वाले को सुनाई पड़े। विराम अर्ध विराम अनुगुण भाषणम, कहाँ पे कोमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए।
अब ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक एक ही बार खत्म, कहाँ कॉमा विराम कोई लेना देना नहीं है, तो वो भाषण कौशल नहीं कहलाएगा। ये 8 पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे है पठन कौशलम। पठन कौशलम क्या बोलता है? पठनम एकम तात साधनम अस्ति येन बालकः संपूर्ण ज्ञानेन सह परिचितः भवति। पठन एक साधन है, अस्ति मतलब साधन, पठन एक साधन है जिससे बालक संपूर्ण ज्ञान के साथ परिचित होते हैं। ठीक है, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको पता चलेगा ये ज्ञान क्या है। अगर आप लोग को पढ़ने नहीं आता कि क्या लिखा है, इसको पढ़ने नहीं आता, तो आप लोग यहाँ पहुंच पाते नहीं, पहुंच पाते ना। वही बोल रहे, ये क्या हो रहा है, इसमें भूत लग गया है। भूत में मतलब पावरफुल भूत नहीं है, जहां से खत्म हुआ वहीं आ गया। चलिए, तो पठनम एक तत्साधनम अस्ति येन बालकः संपूर्ण ज्ञानेन सह परिचितः भवति। पठन एक साधन है जिससे बालक संपूर्ण ज्ञान के साथ परिचित होते हैं। ठीक है, स्वसरंग पाठनम च मौन पठनम चेति द्विविधं पठन कौशलम। स्वसर पठन और मौन पठन, ये 2 प्रकार के पठन कौशल होते हैं। बताए थे ये चीज कि पठन 2 प्रकार का होता है, जिसमें स्वसर पठन और मौन पठन। आज पठन के कुछ और नए तरीके बताएंगे। स्कैमिंग पठन क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, क्या बोले ये वाला स्वसर पठन। स्वसर पठन का मतलब आवाज के साथ पढ़ना, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। और मौन पठन अर्थात मन ही मन पढ़ना। बोलता है चेती मतलब ये, चेती का हिंदी क्या होता है, ये। द्विविधं 2 विधि किसके हैं, पठन कौशल के हैं। मतलब पठन कौशल के 2 प्रकार हैं, स्वसर पठन और मौन पठन। पठन आज फिर से पढ़ाएंगे, बोर्ड पर लिख के हम। देखिए, स्वसर वाचने स्वर यंत्रस्य मुखस्य उपयोगात परिश्रमः अधिको भवति। स्वसर वाचन अर्थात बोल के पढ़ने में स्वर तंत्रयस्य, स्वर तंत्रियां कौन सी है, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, ये कहलाती है स्वर तंत्र, स्वर यंत्र से। और मुख को अधिक उपयोग करना पड़ता है। अगर मुझे बोलकर नहीं पढ़ना पड़े तो इस सब का उपयोग होगा क्या, मन ही मन पढ़ने में सबका उपयोग नहीं होता है। बोलता है मौन वाचनाभ्यास, और मौन वाचन का अभ्यास भी होता है। मौन वाचनाभ्यास छात्राणाम अत्यंत आवश्यकम। मौन वाचन का अभ्यास करना छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तेचो जिससे वे, तेचो का मतलब क्या होता है, जिससे वे, निष्प्रयायम मतलब बिना प्रयास के, दीर्घ कालम लंबे समय तक, विस्तृत वाचनम विस्तृत रूप से, वाचन मतलब बोल सकते हैं और कर तुम सकते हैं। अगर बोलना ना रहे, सिर्फ आपको मौन पठन करना रहे तो आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बोलकर पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते, गला बैठ जाएगा, है ना। यानी कि आप लोग का यहाँ जो नोजल एलिमेंट है ना वो खराब होने लगेगा। हम लोग का भी हो जाता है, जैसे ज्यादा क्लास होता है ना, ये सब में दर्द उठ जाता है, तो करना क्या पड़ता है, गर्म पानी पीना पड़ता है। मतलब लगता है कि इंजन ठंडा हो गया है। आगे देखिए, प्रारंभिक स्तर पर शुद्ध वाचनस्य, शुद्ध वाचन के लिए मतलब शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए महत्वाधिकम भवति। किसकी महत्वाधिकम भवति, प्रारंभिक स्तर पर शुद्ध वाचन के लिए महत्वाधिकम भवति। किसकी, स्वसर वाचन या मौन वाचन का, स्वसर वाचन का। अगर बच्चे को मौन वाचन करने दिया जाए तो वो कुछ और मौन वाचन करने लगेंगे। इसलिए मौन वाचन आप लोग के लिए होता है, बच्चे के लिए नहीं होता है। अगर बच्चे को बोल दिए कि मौन वाचन करना है तो कुछ नहीं करेगा, वैसे करके देखते रहेगा वो, क्योंकि उसको इसका अभ्यास नहीं है और बच्चा भी लगता है। आगे देखिए, सभायांग भाषणाभ्यासस्य स्वसर वाचने द्वारा प्राप्तुम शक्यते। सभा में हम कौन सा भाषण कर सकते हैं, मौन वाचन या स्वसर वाचन। सभा में या क्लास में कौन सा वाचन होता है, स्वसर वाचन होता है, वहां मौन वाचन नहीं होता है। यानी सभा में भाषण का अभ्यास करने के लिए स्वसर वाचन अर्थात बोलकर ही वाचन कर सकते हैं। आगे है पठन कौशलो उद्देशानी, पठन कौशल के उद्देश्य। बोलता है पठन प्रक्रिया 3 सोपानम,
पठन प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? त्रिय। त्रिय मतलब देखो बाबू, त्रिय मतलब 3 होता है और एक होता है त्रिणी। त्रिणी, त्रिणी मतलब भी 3 होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और एक होता है तीन, त्रिण मतलब भी 3 ही होता है। और एक से बोलते हैं चत्वार। चत्वार मतलब 4। हाँ, तृतीया मतलब भी 3, तो वो एक तद्भव शब्द है। आगे देखिए, पठन कौशलो उद्देशानी। पठन कौशल के कितने उद्देश्य हैं? 3। बोलता है वर्णमालाया प्रत्याभिज्ञानम। प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है उससे जानकारी मिलना, यानी कि वर्णमाला का ज्ञान होना। दूसरा अर्थ ग्रहणम, क्या लिखा है उसको समझ सकते हैं। उसके बाद बोला पाठ्य वस्तु मध्य क्रमबद्धता उन्मेषणम। पाठ्य वस्तु के मध्य क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब समझे क्रमबद्धता किसका? 3 नंबर। 1 नंबर समझे कि नहीं? तीसरा नंबर समझा रहे हैं आप लोग। बच्चे में या बच्चे की किताब को देखे होंगे। बच्चे के पहले किताब में देखेंगे तो क्या होता है, तस्वीरें बड़ी बड़ी होती है, आम का, खरगोश का, शेर का फोटो बड़ा बड़ा होता है। लेकिन वर्णमाला जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या आता है, तो पहले वर्णमाला आता है। वर्णमाला के बाद क्या आएगा कि 2 वर्ण के शब्द आएंगे, जैसे कल, नल, चल। इसके बाद 3 वर्ण का शब्द आता है, कमल, नयन, ठीक है। और फिर 4 वर्ण आता है, फिर 5 वर्ण वाला। उसके बाद मात्रा वाला शब्द आता है। बच्चे के बुक ऐसा ही होता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पाठ्य वस्तु के मध्य क्या है? क्रमबद्धता है। अगर एक ही बार कवर केवल उसको कविता या कहानी दे दिया तो पढ़ लेगा क्या? नहीं पढ़ेगा ना। इसी को बोलते हैं क्रमबद्धता, स्टेप बाय स्टेप उसको बताई जाती है। अब देखिए, ये पठन कौशल है, कल भी इसके बारे में बता रहे थे आपको। ये है पठन। पठन कितने प्रकार के होते हैं? बोलता है पहला, पाठका नाम संख्या दृष्ट और अभिव्यक्ति दृष्ट। मतलब संख्या की दृष्टि से और अभिव्यक्ति की दृष्टि से। तो संख्या की दृष्टि से 2 होता है, व्यक्तिगत पठनम और सामूहिक पठन। छोटे छोटे बच्चे को बोला जाता है ना कि तुम लोग पढ़ो, तुम लोग आपस में एक साथ सब पढ़ता है। जिससे कोई काउंटिंग कराना हो या फिर किसी चीज का अगर रटवाना हो बच्चे को, तो वो क्या होता है, एक साथ पढ़ता है। जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समूह पठन। अगर बच्चे अकेले अकेले पढ़ रहे हैं तो व्यक्तिगत पठन। यहाँ अभिव्यक्ति की दृष्टि देखिए, एक होता है स्वसर वाचन और एक होता है मौन वाचन। बोलकर पढ़ना और मन ही मन पढ़ना। स्वसर वचन में आदर्श पठन, अनुकरण पठन और अनुपठन, ठीक है। आदर्श पठन हमेशा कौन करेंगे? शिक्षक करते हैं। शिक्षक अगर क्लास में कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आदर्श पठन कहलाता है। अनुकरण पठन कौन करते हैं? छात्र करते हैं। और अनुपठन क्या होता है? ये दोनों तो समझ में आया। ये क्या कुर्सी टेबल पढ़ता है? ये क्या है? अनुपठन। अनुपठन का मतलब होता है कि जैसे स्कूल कॉलेज गए, ठीक है, तो नोटिस बोर्ड होता है ना, उस पर कुछ लिखा रहता है जिससे कि बच्चे को जानकारी मिले। आप लोगों ने क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ये नहीं समझते हैं कि टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, आपको सूचना देने के लिए नहीं। फिर भी बच्चे क्या होते हैं, पूछते हैं सर कितना फी है, एग्जाम कब होगा, ये क्या होगा। तो उसके लिए शिक्षक क्या बोलते हैं कि नोटिस बोर्ड पर जाके देख लो। तो नोटिस बोर्ड पर जो सूचनाएं दी जाती है उसको बोलते हैं अनुपठन, ठीक है। तो वो अनुपठन कौन करेगा? शिक्षक या बच्चे? बच्चे करेंगे ना। आगे देखिए, मौन पठन का एक होता है सामान्य मौन, एक होता है गहन मौन और एक होता है द्रुत मौन। अब सामान्य मौन क्या होता है? सामान्य मौन का मतलब हुआ कि बच्चे इसमें कुछ अधिक डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब उसको पढ़ने दिया गया तो वो पढ़ रहे हैं। गहन मौन का मतलब होता है समझ कर पढ़ना, एक एक बिंदु को समझ समझ कर पढ़ना, क्या कहलाता है? हाँ, गहन मौन। इसको बोल सकते हैं गंभीरता के साथ पठन, गंभीरता के साथ पढ़ना। और एक होता है द्रुत मौन। द्रुत मौन क्या होता है बता देते हैं, ऐसे उदाहरण समझिए। आप लोग का एग्जाम होता है ना, एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ समय पहले अगर सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो जितना विद्वान धरती पर है सब वही नजर आएगा। साल भर पढ़ा उसका पेट नहीं भरेगा, लेकिन जानता है कि एग्जाम में 5 मिनट लेट है, सब पूरा किताब उल्टा उल्टा के देख रहा है। ऐसा करता है ना,
क्यों करता है ऐसा? वो पागल है क्या? नहीं ना, उसको पता है कि मैंने सारा पढ़ रखा है। वो जल्दी जल्दी सबको दोहरा देता है कि फिर एक बार सब रिवाइंड हो जाए। जल्दी जल्दी किसी भी चीज को देखना वो क्या कहलाता है? द्रुत मौन कहलाता है। आया समझ में? अगर मान लीजिए कि किसी जानकारी के लिए पढ़ना हो तो कौन सा पठन होगा? किसी विशेष जानकारी के लिए अगर पढ़ना जाए, जैसे मान लीजिए कि आज आप लोग के लिए पेपर में एक नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों ने पढ़ा, तो पेपर में तो सामान्यता है कि आप लोग मौन पठन नहीं करेंगे, सोशल पठन तो नहीं करेंगे ना, मौन पठन। तो कौन सा मौन होगा? अगर आपको कोई सूचना जानना हो पेपर से तो कोई भी सूचना जानने के लिए अगर बच्चे नोटिस बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? गहन पठन कहलाता है। कहाँ देवी जी? कहाँ है अब? अच्छा ये, हाँ कुछ पूछ रहे थे क्या? ये वाला देखो, लेखन कौशलम बोलता है शब्द लिपि पूर्णम लिखित्वा अभिव्यक्त करणम, मतलब शब्द को लिपि पूर्वक, लिपि मतलब 100 बार आप लोग को हम बताए हैं कि लिपि का मतलब क्या होता है, लेकिन याद तो होता नहीं है। लिपि का मतलब होता है बाबू चिन्ह या प्रतीक। जैसे क लिखे तो क क्या है? ये एक चिन्ह है। ए लिखते हैं तो ए क्या है? एक चिन्ह है, ठीक है। तो ये चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। देखिए कहां भूतकाल में चला गया, यहाँ शब्द लिपि पूर्वक, शब्द को लिपि पूर्वक, लिपि पूर्वक मतलब प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से लिखित्व अर्थात लिख कर अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? लेखन कौशल कहलाता है। वाचिक क्रियाभाव वर्ण रूपेण में लेखनम, जो हम बोल रहे हैं उसको वर्ण के रूप में लिखना क्या कहलाएगा? लेखन कहलाएगा। लेखनम अस्थाई भवति, लेखन कैसा होता है? और एक बात और यहाँ लिख लिए, लेखनम जटिलो भवति, लेखन जटिल होता है। सभी कौशलों में ये जटिल होता है, लिख लेंगे लेखनम जटिलो भवति। लेखनम जटिलो भवति लिख लेंगे या लिख दें? बोलो, लिख दें। लेखनम जटिलो भवति, लेखन जटिल होता है। चारों कौशलों में सबसे कठिन कौशल कौन सा है? लेखन कौशल। अभी भी आप लोग ऐसे बच्चे होंगे जिसका बहुतों का अक्षर नहीं बैठता होगा, मतलब वो जो लिखा है वही पढ़ सकता है, डॉक्टर वाला हैंड राइटिंग है। आगे है लेखन कौशल से विधिया, लेखन कौशल के विधि, सुलेखनम, श्रुत लेखनम और अनुलेखनम। ये तीनों को समझ लीजिए, कहानी खत्म है इसमें। किसका? ये है सुलेखनम। सुलेखनम क्या होता है? अच्छा रुको, ये सब हिंदी में है और आप लोग ये सब हिंदी में पढ़ चुके हैं, मूल्यांकन वही है। इसमें अब आप लोग को ये सब आप लोग बनाइएगा, ठीक है। लेखन कितना था? 3 था ना? पहला क्या था? सुलेखनम, सुंदर लेखन। लिखिए एक लाइन जिसमें, फटाफट लिखिए, जिसमें
वर्णमाला, सॉरी वर्णमाला बोलते हैं, जिसमें शिरोरेखा, जिसमें शिरोरेखा, पाई, सुरेखा, सुरेखा बोल रहे हैं, जिसमें शिरोरेखा, पाई, अनुपात, जिसमें शिरोरेखा, पाई और अनुपात तीनों का ध्यान रखकर, तीनों का ध्यान रखकर लेखन किया जाए, वो सुलेख कहलाता है, वो सुलेख कहलाता है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। चलो, पाई का मतलब क्या होता है? ये वाला टी। जैसे मान लीजिए हम राम लिखेंगे तो राम लिख, ये एक पाई यहाँ एक पाई यहाँ आया, ये पाई कहलाता है। और बिना पाई के हिंदी में ये देवनागरी लिपि नहीं हो सकती है, देवनागरी लिपि में पाई होगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग लिखे राम, ये राम है, तो ये और ये क्या हो गया? पाई हो गया ना। अब इसको यहां से यहां मिलाने का जो काम किया, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ऊपर में जो पंग लाइन होती है मिला हुई, जिसे लिखते हो सीता, तो ये तो सीता हो गया। एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई आ गया। ठीक है, लेकिन यहां से यहां ऐसे जो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिरोरेखा। और ये तीनों क्या कहलाएंगे? पाई। लेकिन एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच जो दूरी है, वो क्या कहलाती है? अनुपात। जैसे राम है, तो राम में ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच जो दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? चलो, दूसरा क्या था? श्रुतलेख। सुनकर लिखना श्रुतलेख कहलाती है। हम बोल रहे हैं, आप लोग अभी सुनकर लिख रहे थे ना, वही प्रक्रिया श्रुतलेख कहलाती है। और क्या है? अनुलेख। बच्चे के लिए एक बुक आती है जिसमें इस प्रकार बना होता है। बच्चा क्या करता है? इसको ऐसे कर देता है, इसको ऐसे करके ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये अनुलेख कहलाता है। यानी कि देखकर या किसी प्रतीक के ऊपर फिर से लिखना क्या कहलाएगा? अनुलेख कहलाएगा। लिख लीजिए एक लाइन, देखकर या किसी के ऊपर लिखना, देखकर या किसी के ऊपर लिखना अनुलेख कहलाती है। क्वाड मिक्सिंग, क्वाड स्विचिंग पता है? तो टेस्ट में नहीं आया था क्वाड मिक्सिंग, क्वाड स्विचिंग हिंदी में? क्वाड मिक्सिंग और क्वाड स्विचिंग पता है या नहीं है? तो हिंदी पेडागोजी में पढ़े क्या हैं आप लोग अभी तक? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा कितने हैं? एक पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा है? टोटल बताओ। 6 होते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड स्विचिंग नहीं पता है कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। और एक चीज और था, क्या सोचे थे हम, अभी यहाँ देखे थे क्वेश्चन, हम तब बोले स्कैनिंग पठन क्या होता है? स्कैनिंग पठन और एक होता है स्कैमिंग पठन। ये दोनों क्या है?
और स्कैमिंग, देखो एक होता है इसकी स्कीमिंग और एक होता है स्कैनिंग। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों पठन है, लेकिन ये पठन कौशल के अंतर्गत दो आते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? नहीं पता? तो दोनों का मतलब कॉपी करना, फिर दो क्यों आया? एक ही रहता ना। हम लिखा दें, लिख लीजिएगा। स्कीमिंग रीडिंग या स्कीमिंग पठन। इस पठन लिखेंगे उतना नहीं, हम बोल देते हैं, लिखिए। जब पाठक पाठक मतलब पढ़ने वाला, जब पाठक पाठ्य सामग्री का जब पाठक पाठ्य सामग्री का जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सारांश जानने के लिए केंद्रीय भाव तथा सारांश जानने के लिए तेजी से पढ़ता है ताकि वह लेखक के उद्देश्य को समझ सके, तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग रीडिंग या स्कीमिंग पठन कहलाती है। तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग रीडिंग कहलाती है। नंबर 2, स्कैनिंग रीडिंग या स्कैनिंग पठन। बताए तो, किसी चीज का सारांश जानने के लिए अगर वो पढ़ता है, लिखिए, किसी विशेष जानकारी के लिए, दूसरे नंबर में, किसी विशेष जानकारी के लिए जल्दी जल्दी पढ़ना, किसी विशेष जानकारी के लिए जल्दी जल्दी पढ़ना स्कैनिंग पठन कहलाती है। उदाहरण से समझा दें। आप लोग को जानना है कि एग्जाम फी कितनी है, ठीक है? अब इसको सिर्फ आपको एग्जाम फी जाननी है और पूरा पेज भरा हुआ है, अंत में कोने में दिया गया है 600 रुपया। तो आपको जानना क्या था? फी। जल्दी पढ़ लीजिए कि यहाँ 600 रुपया लिखा, यही है। अब इसके लिए क्या रामायण महाभारत लिखा, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। तो सिर्फ उद्देश्य जानने के लिए जल्दी जल्दी जो पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? स्कैनिंग पठन कहते हैं। तीसरा, गहन पठन। गहन पठन लिखिए, बारीकी के साथ समय लेकर पढ़ना, बारीकी के साथ समय लेकर पढ़ना ताकि
प्रत्येक शब्द के अर्थ को ताकि प्रत्येक शब्द के अर्थ को बारीकी के साथ समय लेकर पढ़ना ताकि प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझ सके, गहन पठन है। और चौथा होता है अतिशय पठन। चौथा है अतिशय पठन। लिखिए, यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देती है। धारा प्रवाह, यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देती है, सटीकता पर कम। सटीकता पर कम मतलब ये हुआ कि बच्चे को रीडिंग लगाना है, ठीक है। अब रीडिंग लगाना है तो उसको पढ़ते जाना है। अब वो शुद्ध पढ़ रहा है या अशुद्ध पढ़ रहा है उससे उसको बहस नहीं है, ठीक है। वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसको सिर्फ पढ़ना है ताकि उसको पढ़ने सिखाया जा सके। इसके लिए कौन सा पठन होता है? अतिशय पठन। आ गया समझ में? ये 4 पठन हैं और यहाँ से एक प्रश्न आएंगे, इसीलिए हम लिखा दिए हैं। और एक प्रश्न और क्या पूछे थे अभी आप लोग से? कॉर्ड क्या था? कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग, ये क्या होती है? जबकि इसका प्रयोग आप लोग डेली करते हैं और खास करके लड़कियां डेली इसका प्रयोग करती है। मतलब ये स्विच है उसको ऑफ कर देना, ये क्या कहलाएगी? हाँ, जैसे हम पूछे कि कल क्यों नहीं आई, तो बोली सर कल घर में कुछ काम था, एक्चुअली नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये बीच में एक शब्द क्या आ गया? एक्चुअली। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। लेकिन एक ही भाषा में ये पूरी वाक्य अगर बोल रही है, ठीक है, तो ये ना तो ये कॉर्ड मिक्सिंग हुआ और ना कॉर्ड स्विचिंग हुआ। लेकिन अगर एक वाक्य के बोलते समय एक भाषा से दूसरे भाषा के शब्द को प्रयोग कर दिया जाए तो वो कॉर्ड मिक्सिंग कहलाएगा। लेकिन एक भाषा के खत्म होने के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाए तो वो कॉर्ड स्विचिंग कहलाता है। स्पष्ट है? एक बार और समझा दें। एक भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा के शब्द को मिक्स कर देना, जैसे हम बोल रहे हैं राम, आज, यहां लिख दें होम, नहीं गया। अब बताइए ये होम क्या था? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन भाषा का प्रधानता किसकी है इसमें? सब तो हिंदी के है ना, ये हिंदी की है, लेकिन एक वर्ड आ गया तो इसको बोलते हैं कॉर्ड मिक्सिंग, ठीक है। लेकिन एक भाषा के खत्म होने के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाए तो वो कहलाती है कॉर्ड स्विचिंग। स्पष्ट है? आप बोलो बाबू। तो आप लोग का तो कहानी खत्म हो गया। अब क्या? रस, रस 9 होते हैं, बस इतने याद रखो। तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ये फिर बीपीएससी में पूछेगा तो हम फिर पढ़ाएंगे। पर अभी बोझ मत दो, एग्जाम का समय है ना। ये क्या कराना है? इसको क्या पूरा कराना है? बहुत बढ़िया बात है। ये बोर्ड पे चलिए, आप लोग के पास क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नहीं है?
टेस्ट सीरीज 7। तो इन लोगों के पास कैसे है? तो मेरे पास 6 थोड़ी है। लाइए। ए प्रभु, एक ही तो 7 तो है ही आपके पास। कहाँ से लाइएगा? तो सबके पास नहीं है 6, तो कैसे होगा? वो बात नहीं है, बात है कि कल इन लोगों का टेस्ट है, इसी का होगा। आज आप लोग का हुआ, कल इन लोगों का होगा। हाँ देखें। हम्म। तो इन लोगों के पास नहीं है ना। हम्म। उसी का क्या का ध्यान करवा देते हैं क्या? ऐसे आप लोग बहुत होशियार बनते हैं। क्वेश्चन ये वाला कैसे करवाएं? कल कराना पड़ेगा। भुकाव नहीं। उसी को निकाल रहे हैं प्रभु। कहाँ पे था वो क्वेश्चन? ये है। चलिए बताओ। आप सबके पास क्वेश्चन है? नहीं है तो बोर्ड पर है ना। चलिए, भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, अर्थात भाषा अध्ययन होती है। ये 56 नंबर है। जब बोल रहे हैं आपके नोट्स में है तो फिर कौन नंबर है सर? पागल सब। बोलिए, भाषा अध्ययनम क्या कहलाती है? भाषा तंत्रम, भाषा विज्ञान, भाषा प्रक्रिया और भाषा व्याकरणम। भाषा का अध्ययन भाषा प्रक्रिया कहलाएगी। अध्ययन कर रहे हैं ना, अर्थात भाषा के बारे में विशेष जानकारी हो रही है, तो क्या कहलाएगी? भाषा विज्ञान कहलाती है। दूसरा कथन, त्रिभाषा सूत्र से लक्ष्य, अर्थात त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य क्या होता है? पहला बोला बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा संवर्धनम, बहुभाषा पर आधारित मातृभाषा को बढ़ाना। दूसरा बोला विद्यालय सर्वे भाषा नाम संवर्धनम, विद्यालय के सभी भाषाओं को ग्रहण करना। तीसरा हिंदी आंग्ल भाषा अभ्यासम, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन क्या करना? अभ्यास करना। साकम, साकम का अर्थ होता है साथ, साथ ही विद्यार्थी नाम भाषा नाम संवर्धनम, साथ।
मतलब हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ विद्यार्थियों को भाषाओं में संवर्धन करना अर्थात मजबूत करना। और चौथा बोलता है प्रांतस्य त्रिभाषा अनिवार्यम शिक्षणम, प्रांत के में त्रिभाषा का एक अनिवार्य शिक्षण होता है। क्या होगा? ठीक है। त्रिभाषा में कौन कौन से भाषा होते हैं? मातृभाषा, राजभाषा और कोई भी विदेशी भाषा। तो कोई भी विदेशी भाषा में भारत में कौन सी भाषा चलती है? अंग्रेजी चलती है। तो मातृभाषा, राजभाषा अर्थात हिंदी और अंग्रेजी, ये त्रिभाषा सूत्र कहलाती है। चलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बनाइए। अरे इसका क्वेश्चन अगर बना लिए ना तो यही एग्जाम में भी आ जाएगा। आया है ना? एक नोट्स को हम बनाते हैं उसको 6 महीना लगता है बनाने के लिए कि पूछता क्या है वो। बोलता है षष्ठ कक्षाया एका शिक्षिका स्वास्थ्य कानिचित वस्तुनि आनयति एवं कक्षायाम शब्दावली शिक्षणाय ते वस्तुभिः सह संबंधानाम विचाराणाम भवान च कक्षा परिचर्या माध्यमेन व्याख्याति कक्षायाम तया प्रयुक्त वस्तुनि किम कथ्यन्ते। कुछ बुझाया कि नहीं? नहीं? अच्छा। षष्ठ कक्षायाम, छठी कक्षा की एक शिक्षिका अर्थात मास्टरायन, क्या नाम है? स्वाति। स्वाति एक छठी कक्षा की शिक्षिका है। कानिचित वस्तुनि, कोई भी वस्तु, ये क्वेश्चन इसमें भी है, कोई भी वस्तु आनयति लाती है, एवं कक्षायाम शब्दावली शिक्षणाय, और कक्षा में शब्दावली शिक्षण के लिए उन वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करती है कि ये वस्तु लाई इससे वो समझाई। ठीक है, संबंध स्थापित करती है। और क्या बोलता है? विचारानाम भावानाम च कक्षा, उस अपनी विचारों और भावनाओं को कक्षा में परिचर्या के माध्यम से उसकी क्या करती है? व्याख्या करती है। कक्षायाम तया प्रस्तुत वस्तुनि, कक्षा में जो वो वस्तु लाई है, किम कथ्यते, वो क्या कहलाएगी? शिक्षण सामग्री, दृश्य वस्तु, गतिविधि आधारित शिक्षणम और छात्र आधारित शिक्षण। हे देवी जी, शिक्षिका ने क्या की थी? वस्तु लाई थी। क्यों लाई थी? बच्चे को समझाने के लिए, यानी कि वो उससे टीचिंग क्या हो, अच्छा हो, तो वो क्या कहलाएगी? आप लोग के लिए समझाने के लिए लाई ना। और बच्चों को समझाने के लिए जो भी चीजें लाई हो क्या जाते उसको क्या कहते हैं? टीचिंग एड्स कहते हैं। चौथा नंबर, एक एक अध्यापक समाचार पत्रात, समाचार पत्र से पत्रिकायाम व एकम पाठं चेतु इच्छति, एक पाठ की जानकारी के लिए एतत् चयनम तेन विषय वस्तुनाम संज्ञानात्मक स्तर च अधिकृत छात्राणाम आयु विचार कृतम। मतलब अपने संज्ञानात्मक स्तर पर के जो बच्चे होते हैं उसके साथ क्या करते हैं? विचार करते हैं। पाठन, ये पाठ चयने का मानदंड निर्धारित, मतलब एक अध्यापक हैं जो समाचार पत्र पत्रिका व एक पाठ को लाते हैं और उसका चयन किसके आधार पर करते हैं? विषय वस्तु का अध्ययन किसके आधार पर करते हैं? संज्ञानात्मक आधार पर करते हैं। ठीक है, और बच्चों के आयु को जानकर करते हैं। तो ये पाठ का चयन जो है उसका मापदंड क्या कहलाता है? पाठ्य वस्तु का मनोवैज्ञानिक वैधता, दूसरा है विषय वस्तु संबंधित वैधता, मनोवैज्ञानिक वैधता और सामाजिक भाषिक वैधता। अब हिंदी बता देते हैं फिर भी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है हिंदी का पेडागोजी नहीं आता है। एक शिक्षक हैं, मान लीजिए कि एक शिक्षक हैं, हम ये क्वेश्चन लेके आए और बच्चों में देखे कि जो बच्चा संज्ञानात्मक स्तर पर और आयु के स्तर पर समान है उसके साथ इसको डिस्कस करवाए। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो पाठ का चयन हम किए कि ये दोनों, ये पाठ मान लीजिए दो बच्चों के बीच में उसके संज्ञानात्मक अर्थात मानसिक क्षमता और उसकी आयु के अनुसार समान है, तो ये इसका चयन किस आधार पर, किस मापदंड पर हम किए हैं? कोई तो पूछ रहा है। तो पहला ही होगा। इसमें देखना क्या है? विषय वस्तु का मनोवैज्ञानिक वैधता। इतना देर से आंसर बताती है। भारतीय संविधान से अष्टम अनुसूची मध्य कति भाषा स्वीकृत, इसको सब जानते हैं ना।
अवबोधन अभ्यास माध्यमेन च भाषा शिक्षणम अस्ति। अवबोध के अभ्यास, अवबोधन मतलब समझ के आधार पर भाषा का शिक्षण क्या कहलाता है? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान, और ऑप्शन कहाँ गया जी? अच्छा अच्छा, ये है भाषा विषय ज्ञान और व्याकरणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन पूछा कि अवबोधन अभ्यास, समझ के अभ्यास के माध्यम से भाषा शिक्षण क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? क्या होगा आंसर जी? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। पाठ्य क्रम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य, लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम पर्सपेक्टिव किम मन्यते? पाठ्यक्रम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य किम मन्यते? नेट पर सर्च ना करें, आंसर दें। क्या होगा? पाठ्यक्रम समझ रहे हैं ना? आपको जो करिकुलम है पाठ्यक्रम व्यापी, अर्थात पाठ्यक्रम में दिया हुआ है भाषा परिप्रेक्ष्य, भाषा से संबंधित जो चीजें हैं उसको क्या कहते हैं, ये तो पूछ रहा है। आपके पाठ्य पुस्तक है, उसे व्याकरण रहता है या नहीं रहता है? रहता है ना बच्चे की किताबों में। तो क्या कहलाएगा? पहला बोला कि सर्व शिक्षणम भाषा शिक्षण, सभी का शिक्षण भाषा शिक्षण है? नहीं, सब विषय का अलग अलग। तो ये तो कहानी खत्म हो गया। भाषा भाषेतर विषय शिक्षण भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति। भाषा से इतर शिक्षण मतलब भाषा के अलावा जो शिक्षण होता है वो भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। भाषा से इतर शिक्षण जो होता है, जैसे कि आप लोग का ज्योग्राफी है, साइंस है, ठीक है, मैथ है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब का विषय जो है वो भाषा से इतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरे बिल्कुल निभाती है। ऐसा थोड़ी कि भाषा पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। उन लोगों का माध्यम क्या है? भाषा है। से हिंदी है तो हिंदी में वो सब चीजें लिखी है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर वो उसकी भाषा अलग होती तो पढ़ पाते क्या? नहीं ना। तीसरा, भाषेतर विषय शिक्षक स्वकक्षायाम भाषा विचार्यम न अपेक्षितम। भाषा से इतर विषय जो होता है उसको शिक्षक कक्षा में अपेक्षित करते हैं, अनादर करते हैं उसका। हम लोग क्या बोलते हैं कि भाषा के शिक्षक हैं, हम संस्कृत का पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? हिस्ट्री मत पढ़ो, बोले हैं क्या? नहीं ना। चौथा, विद्यालय भाषा से भाषेतर विषयम अधिका महत्वपूर्णम। विद्यालय में भाषा से इतर जो विषय होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं होते हैं। इसका कौन सा आंसर होगा? बोलिए। इतना मतलब हम समझाएं, आप लोग बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा? क्लास है क्या अभी? दूसरा, सतत व्यापक मूल्यांकनम विषय अधनस्तेषु किम असत्यम। सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्यम पूछ रहा है, कपार फोड़ देंगे उल्टा पुल्टा बोली तो। बोला सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई के संबंध में कौन सा कथन जो है वो कैसा है? असत्य है, मतलब गलत है। पहला बोला छात्रा शिक्षिकात प्रतिपुष्ट ग्रंथि। छात्र शिक्षक से प्रतिपुष्टि लेते हैं। कि शिक्षक लेंगे छात्र से? तो बोल रही है पहला होगा, पहला होगा। दूसरा, छात्र से सर्वाधिकम मूल्यांकनम। छात्रों का सर्वाधिक मूल्यांकन होता है। तीसरा, छात्र से सतत मूल्यांकनम। छात्रों का हमेशा मूल्यांकन होता है। और चौथा, छात्र मूल्यांकनम प्रविधि अवगत अस्ति। छात्र मूल्यांकन के विधियों से अवगत होते हैं। ये पूछा क्या? असत्यम। कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है ना जी, सही थोड़ी पूछ रहा है आपसे वो।
9 नंबर, किरणः पर्वतानां विषये रुचिकरम तथ्यम ज्ञातुम समाचार पत्रम पठति एव विधि पठनम किम कथ्यते। किरण एक बालिका का नाम है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, किरण है। वो पर्वतों के विषय में पढ़ती है, रुचिकरम मतलब रुचि के साथ पढ़ती है, तथ्य को जानने के लिए पढ़ती है, तथ्य ज्ञातुम यानी उसके अंदर जो मूल भाव सारांश है उसको जानने के लिए क्या पढ़ती है, समाचार पत्र पढ़ती है। बोलता है एवं विधि पठनम किम कथ्यते, इस प्रकार का पठन क्या कहलाती है। पहला है टिप्पणी कर्म, दूसरा है द्रुत पठनम, तीसरा स्वसर पठनम और तीसरा कर्म वीक्षणम। अभी तुरंत लिखाए हैं, स्कैनिंग पठन पढ़ाए थे जिसमें सारांश जानने के लिए पढ़ना पड़ता है। क्या था लिखाए हैं 1 नंबर में, तो यही इसको बोलते हैं स्कैनिंग, क्रम वीक्षणम उसी को बोलते हैं। और बनाइएगा, एक क्वेश्चन और बना लीजिए 10 नंबर तक। बोलता है दिल्ली नगरात आगत्या एक बालक, दिल्ली नगर से आया हुआ एक बालक है, हैदराबाद नगरे निवसते, हैदराबाद नगर में बसता है, स्व सहपाठी भी प्रति है, ये क्या लिखा है, स्व सहपाठी भी प्रतिदिने सह संवाद माध्यमेन सह तेलुगु भाषा शिक्षति। ठीक है, एक दिल्ली का स्टूडेंट है, ठीक है, वो कहाँ आता है, हैदराबाद, और वहां क्या करता है, अपने साथियों के साथ वो प्रतिदिन संवाद करके कौन सी भाषा सीखता है, एतद किम कथ्यते, यह क्या कहलाती है, भाषा अर्जन, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज अर्जन, भाषा योग और भाषा प्रक्रम। वो क्या कहता है, सहपाठियों के साथ बातचीत करके प्रतिदिन वो बातचीत करता है, संवाद माध्यम में तेलुगु सीख लेता है। ठीक है, तो वो संवाद के माध्यम से सीख रहा है ना, तो भाषा को अर्जन कर रहा है, अधिग्रहण नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब कल भी बताए थे क्या होता है, अर्जन होता है, और भाषा ज्ञानम ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन किसको बोलते हैं, अधिगम को बोलते हैं। इन सब शब्दों पर ध्यान रखिए, नहीं गलत हो जाएगा। चलिए इस पे इसका एक क्वेश्चन और है, इसको ही बना ही लीजिए, छोड़ देंगे। बोलता है काव्य शिक्षण क्रमे अधोलिखितेषु किम सत्यम, काव्य शिक्षण अर्थात कविता शिक्षण से प्रश्न किया, कविता शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। कविता शिक्षण बताए थे, एक ही शब्द यहां मिल गया। कविता शिक्षण में 3 ही वर्ड बताए थे ना, रसास्वादन, मनोरंजन और भावानुभूति, ये 3 ही वर्ड बताए थे, इसमें एक वर्ड मिल गया, ये आंसर हो गया। चलो आज रहने दो इतना ही, अब कल फिर इसका क्वेश्चन और बना देंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको बनाइएगा, ठीक है, नहीं बनता तो हमसे पूछिए।